तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक नए लेक्चर को लेके आ गए हैं। इसके अंदर हम सेट्स पढ़ रहे हैं। सेट्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे। सिमिलर सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल सेट्स, इन टॉपिक को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टू इम्पॉर्टेंट सेट को लेकर, क्योंकि अगर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अल्टीमेट हमारा एम तो वही है पढ़ना, तो उसकी डेफिनेशंस के अंदर इन चीज़ों का यूज़ होगा। इस वजह से हम इन सेट्स को पढ़ रहे हैं। तो दो सेट्स कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सबसे पहला सेट जो होता है वो होता है एन। इसको बोलते हैं हम लोग द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। नेचुरल नंबर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से बात सुनना, नेचुरल सिंबल्स यूज़ कर रहा हूँ। तो एन को बोलते हैं द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ये आते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 एन, एन प्लस वन। और इसके बाद भी एग्जॉस्ट नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। एन प्लस वन के बाद भी ये कंटिन्यू रहता है। तो इसको बोलते हैं द सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट सेट हमारे पास है वो है एस एन। एस एन को बोलते हैं हम लोग इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। नेचुरल सिंबल्स का इनिशियल सेगमेंट, सेगमेंट मतलब होता है एक पोर्शन ले लेना। तो अगर आप नेचुरल सिंबल्स वाले सेट का ही एक छोटा सा पोर्शन ले लो एन तक, तो इसको बोलते हैं द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल, और इसको दिखाते हैं एस एन से। इसके बाद इंपॉर्टेंट सेट को देखने के बाद अब हम देखते हैं, अब हम आ सकते हैं सिमिलर सेट्स किसे बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन पे। तो देखो ध्यान से देखना, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट अ वन वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। दो सेट्स को आप सिमिलर तब बोलते हो अगर, जैसे ए और बी दो सेट हैं, तो इन दो सेट्स को मैं सिमिलर तब बोल सकता हूँ अगर ए सेट से बी सेट में मैं एक वन वन और ऑन टू फंक्शन को डिफाइन कर पाऊँ। एक भी वन वन ऑन टू फंक्शन अगर मैं ढूंढ निकाल पाया जो ए सेट से बी सेट में हो और वन वन और ऑन टू दोनों हो, तो ऐसे इस केस में हम ए और बी को सिमिलर बोल देते हैं। और जो सिंबल होता है सिमिलर सेट्स का वो होता है ये। तो अगर ए और बी सिमिलर हैं तो हम लिखेंगे ए इज सिमिलर टू बी। और समझने के लिए ये बात भी क्लियर है कि अगर ए सेट बी के सिमिलर है तो बी सेट भी ए के सिमिलर होगा। इसके लिए हम एक दूसरा फंक्शन एफ इनवर्स डिफाइन कर पाएंगे जो बी से ए में होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू होता है मतलब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल फंक्शंस जो होते हैं वो कोडोमेन वाले सेट से डोमेन वाले सेट में जाते हैं। तो अगर मैं जी फंक्शन डिफाइन कर जाऊं जो कि एफ इनवर्स के इक्वल होगा, वो बी से ए में होगा, वो भी वन वन ऑन टू होगा, बाइजेक्टिव होगा। इस वजह से वहाँ से मैं बोल पाऊंगा कि बी भी ए के सिमिलर होगा। फिलहाल के लिए हम इतना ध्यान रखेंगे कि सिमिलर सेट्स तब बोले जाते हैं, दो सेट्स को सिमिलर तब बोला जाता है अगर उन दो सेट्स में एक वन वन ऑन टू फंक्शन बनाया जा सके। तो ए और बी सेट आपस में सिमिलर होते हैं। चलो जी, इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स किसे बोलते हैं, तो उनकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो फाइनाइट सेट क्या होता है। तो अगर कोई सेट एस एन के सिमिलर होता है फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, अगर कोई सेट है हमारे पास और वो एस एन के सिमिलर हो जाए। सिमिलर होने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक फंक्शन f निकाल पाऊँ, एक फंक्शन f ढूंढ पाऊँ जो कि a सेट से एस एन में जा रहा हो और वो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए। अगर आप ऐसा फंक्शन ढूंढ पा रहे हो a सेट से एस एन में, तो हम बोलेंगे कि a सेट क्या है, फाइनाइट। ध्यान से बात सुनना, पहले हमने सिमिलर सेट्स को डिफाइन करा था। सिमिलर सेट्स तो ए और बी आपस में सिमिलर हो सकते हैं वन वन ऑन टू में, पर फाइनाइट के लिए आपको ए सेट को एस एन के ही सिमिलर दिखाना पड़ेगा फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ए को फाइनाइट बोलेंगे। सिमिलरली इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अगर कोई सेट सिमिलर नहीं है एस एन के फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर कोई भी सेट एस एन के सिमिलर नहीं हो पा रहा है, एस एन वाले सेट के सिमिलर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि इफ़ ए से लेकर एस एन में एक वन वन और ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलते हैं सेट कैसा है, इनफाइनाइट। एस एन को हमने स्टार्टिंग में इसीलिए डिफाइन करा था जिससे हम यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन को समझ पाएँ। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम करते क्या हैं, पहले हम कुछ सेट ऑफ रूल्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन करते हैं कुछ एग्जाम्स मान के।
उसके बाद हम उसके ऊपर थ्योरीज लिखते हैं या उसके ऊपर बाकी चर्चा करते हैं। पहले हमें डेफिनेशंस देनी होती है, तो पहले आप डेफिनेशन समझ जाओ कि हम सेट्स को फाइनाइट कब बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलना है फाइनाइट कि सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये बात गलत हो गई। इन्फानाइट सेट है तो इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आप भाई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन पास हो, तो उस केस में आपको ऐसे नहीं बोलना है। मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट को फाइनाइट कैटेगराइज करने के लिए हमें कोई सेट को अगर फाइनाइट बताना है तो उसे एस एन के हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा, मतलब उसके में वन वन और ऑन टू फंक्शंस डिफाइन करना पड़ेगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब इससे आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखो आप फाइनाइट सेट के, सपोज मैंने एक सेट बी कंस्ट्रक्ट करा जिसके अंदर ए बी सी और डी एलिमेंट है, तो ये सेट फाइनाइट है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। डेफिनेशन पे जाओ, फाइनाइट सेट वो होते थे जो अगर बी सेट को फाइनाइट हमें बोलना होता था तो हमें उसको एस एन के सिमिलर दिखाना पड़ेगा किसी एन के लिए। तो सपोज मैंने S4 ले लिया, S4 का मतलब क्या होगा? S4 का मतलब होगा 4 सिम्बल्स। S4 का मतलब क्या होगा? 4 सिम्बल्स, जो कि थे 1 2 3 और 4। तो अगर मैं B से S4 में एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन ढूंढ पाया तो मैं बोल सकता हूँ कि B जो है वो S4 के सिमिलर है, और सिमिलर होने पे B और S4 जो है, B जो सेट है वो फाइनाइट कहलाएगा। तो देखो मैंने B सेट के अंदर के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लिया, A B C और D, और S4 के अंदर के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 और 4। तो एक सिंपल मैप बना लो, जो A को 1 पे मैप कर रहा हो, 2 पे, एक B को 2 से, C को 3 से, D को 4 से। अब ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू क्या होते हैं वो तो मैं पता है। तो ऐसा आप कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि सेट आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सेट B और S4 आपस में सिमिलर हो गए। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था कि अगर कोई सेट है और वो SN के सिमिलर हो जाता है, अगर कोई सेट SN के सिमिलर हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि A सेट अगर SN के सिमिलर है किसी n के लिए, तो हम बोलते हैं कि A सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो है n कार्डिनल। और लिखने का तरीका ये होता है कि हम 2 ब्रैकेट बनाते हैं इस टाइप के और लिखते हैं A इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे इसको पढ़ते ऐसे ही हैं कि A की कार्डिनैलिटी है n। सिमिलरली आप इस एग्जाम्पल में अगर गौर करो, इस एग्जाम्पल में ये B सेट जो है वो S4 के सिमिलर है, इसका मतलब B सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो है 4। ठीक है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, इसके बाद फाइनाइट सेट का आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास है फाई, तो फाई जो है वो एक एम्प्टी सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन है। एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। अब यहाँ पर कैसे हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये फाइनाइट सेट है, तो आप एस एन ना लेके अगर आप एक S0 सेट बनाओ जिसके अंदर 0 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स हों, 0 भी इंक्लूड कर लो, तो ये फाई जो है वो उसके भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी बोल सकते हो, और वैसे भी हम इसको आप अलग से एज्यूम भी कर सकते हो कि फाई जो है वो एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है? फाइनाइट होता है। और इस वजह से अगर ये फाइनाइट सेट है और इसकी कार्डिनैलिटी को क्या लिया जाता है? 0, क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते ही नहीं है। या फिर बोलो कि ये S0 के सिमिलर होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको बता सकते हो। चलो जी, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखो आप इन्फानाइट सेट्स के। इन्फानाइट सेट जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट इन्फानाइट होता है, मतलब ये नेचुरल नंबर्स बोलो या नेचुरल सिंबल्स बोलो, नेचुरल सिंबल्स का सेट इन्फानाइट इसलिए होता है क्योंकि आप एक 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं दिखा पाओगे n से लेकर Sn में। ठीक है, सिमिलरली इंटीजर का सेट भी इन्फानाइट होता है, होल नंबर का सेट भी इन्फानाइट होता है, रैशनल नंबर्स का सेट भी इन्फानाइट होता है, रियल नंबर्स का सेट भी इन्फानाइट होता है, पावर्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इन्फानाइट होते हैं, पावर्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और पावर्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी किसका एग्जांपल होता है? इन्फानाइट सेट्स का। आगे हम एक एक करके इनको प्रूव भी करेंगे कि ये सेट्स हमारे पास इन्फानाइट। तुमने यहाँ पे बता दिया क्योंकि बना नहीं पाओगे, आगे दिखाएंगे भी, आगे और टर्म्स भी आएंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, चलो जी, अब आगे देख रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट एक्सियम्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पहले, क्योंकि यही एक्सियम्स जो हैं इनका यूज़ करके आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को तो समझ ही सकते हो, और इसके आगे हम जब और टर्म्स को डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल समझाएंगे सेट्स का, तो वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली एक्सियम क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आप एक भी फंक्शन ना ढूंढ पाओ A से लेकर B में जो कि 1 1 हो,
ए और बी दो सेट हैं और उनके बीच में अगर आप कोई वन वन फंक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो यहाँ से ये बात क्लेम हो जाती है कि ए सेट की कार्डिनैलिटी बी सेट की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब ए सेट का पोटेंशियल, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ए हैज़ मोर पोटेंशियल देन बी, ए हैज़ मोर पोटेंशियल देन बी वाला सेट। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड एग्जाम हमारे पास ये है कि अगर आप ए से लेकर बी में एक फंक्शन नहीं निकाल पा रहे हो जो कि ऑन टू हो, तब क्या बोल सकते हो? तो अगर आप ऑन टू फंक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो ए से बी में, इसका मतलब बी सेट की कार्डिनैलिटी ए से ज़्यादा है। वन वन फंक्शन में वन वन फंक्शन नहीं ढूंढ पाओगे तो ए की कार्डिनैलिटी ज़्यादा होती है, और अगर ऑन टू फंक्शन नहीं ढूंढ पाओगे तो बी की कार्डिनैलिटी ज़्यादा होती है। और लिखते हैं कि बी हैज़ मोर पोटेंशियल देन ए, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। अब मैं आपको इसका पहले एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो एग्जाम समझाए इसको हम कैसे समझ सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, उसको देखना। मैं यहाँ पे आपके पास दो सेट बना रहा हूँ, 1 2 ABC, 1 2 3 AB। अब चलो ट्राई करते हैं फंक्शन बनाने का इस ए सेट से इस बी सेट में। ठीक है, सपोज़ मैंने 1 को ए पे मैप कर दिया, 2 को बी पे मैप कर दिया। तो आप देखो कि ये फंक्शन 1 1 तो है, पर आप कभी भी इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ए से लेकर बी में आप कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना पाओगे। ऑन टू का मतलब होता है कि इस सेट के अंदर का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए इधर, पर इस सी की तो नहीं मिल रही है और ना ही कभी मिलेगी। आप ट्राई करते रहना, हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे छूट ही जाएगा बी वाले सेट के अंदर अगर आप फंक्शन बनाना ट्राई करो। ऐसा तो है नहीं आप सी को 2 से ज्वाइन कर दो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं ऑन टू फंक्शन नहीं बना पा रहा हूँ, इसका मतलब बी के अंदर का कार्डिनैलिटी ज़्यादा है ए से, कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो है वो ज़्यादा है कार्डिनैलिटी ऑफ ए से इस वाले केस के अंदर। और ऐसा यही जो फीलिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको एक्सियम नाम दे दिया गया है। बात क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली जो हमारे पास पहला एग्जाम था 1 वाला, उसको देख लो। सपोज़ मैंने 1 को ए पे भेज दिया और 2 को बी पे भेज दिया। अब देखो 3 छूट गया ना यहाँ पे, और हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट ए सेट के अंदर छूट ही जाएगा। हमेशा ए सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट छूट ही जाएगा, क्योंकि अगर आपने 3 को इस पर भेज दिया तो फिर तो ये फंक्शन मैन ही वन बन गया। 1 1 के लिए क्या कंडीशन बन गई कि अगर आप एक भी 1 1 फंक्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो, देखो आप ए से बी में यहाँ पे कोई भी 1 1 फंक्शन तो नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, कभी भी नहीं ढूंढ पा रहे। इसका मतलब ये है हमारे पास कि ए के अंदर ए की कार्डिनैलिटी जो है वो बी की कार्डिनैलिटी से क्या है, ज़्यादा। या इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, और इस वाले केस में बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा है। तो जिस सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। अगर मैं 1 1 फंक्शन नहीं ढूंढ पा रहा, ऑन टू नहीं ढूंढ पा रहा, जो ज़्यादा कम का लिहाज है वो आप पोटेंशियल से समझ सकते हो, पर वो एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, बताओ बात क्लियर है? चलो इसको दोबारा से देखना, इसको नोट करते रहना, अगर समझ में ना भी आए लिखते रहो, 2-3 बार रिवाइज करो, पीछे वीडियो को रिपीट करके देखो, समझो मैंने क्या बताया, और आपको ईजिली समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। थोड़ा सा टफ चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स किसे बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले काउंटेबल सेट क्या होते हैं। तो अगर कोई सेट n या Sn, यह है सेट ऑफ नेचुरल सिंबल्स, यह है इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल्स। तो अगर कोई सेट n या Sn के सिमिलर हो जाता है तो उस सेट को काउंटेबल करार दे दिया जाता है, या उस सेट को काउंटेबल बोला जाता है। अच्छा, और अगर इनफैक्ट मतलब क्या, इसी के अंदर ही अगर कोई सेट n के सिमिलर है, सिर्फ Sn की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई सेट n के सिमिलर है तो उसको काउंटेबली इनफाइनाइट बोला जाता है। अभी डेफिनेशन पे जाओ, एग्जांपल्स दूंगा मैं इसके। अगर कोई सेट n के सिमिलर है या Sn के सिमिलर है तो उस सेट को बेझिझक आप काउंटेबल सेट बोल सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और अगर कोई सेट सिर्फ n के सिमिलर है, क्योंकि एक बार में एक के ही सिमिलर होगा, अगर कोई सेट n के सिमिलर है तो वो सेट को हम स्पेशली नाम देते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, चलो
इसके बाद सेकंड अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? तो अगर कोई सेट फाइनाइट भी नहीं है, अगर कोई सेट फाइनाइट भी नहीं है और ना ही काउंटेबली इन्फाइनाइट है, ऊपर वाला जो काउंटेबल इन्फाइनाइट है ये भी नहीं है और सेट फाइनाइट भी नहीं है, तो उस केस में सेट को अनकाउंटेबल करार दिया जाता है, और या उस केस में सेट को अनकाउंटेबल बोला जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा कि काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। काउंटेबल ऐसे नहीं बोलना कि जिनको आप काउंट कर पाओ, डेफिनेशन पे जाओ। काउंटेबल उनको बोला जाएगा जो एन के या एस एन के सिमिलर होंगे। यहाँ से ये भी तो आप बोल सकते हो ना कि आप उस सेट से एन सेट के अंदर एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन बना पाओ। अगर ऐसा बना पाओगे तो सेट को आप काउंटेबल बोल देना, या फिर आप उस सेट से एस एन के अंदर एक 1 1 ऑन टू फंक्शन बना पा रहे हो तो काउंटेबल बोलना है। अगर नहीं बन पा रहा है 1 1 ऑन टू फंक्शन, ना ही एन में ना ही एस एन में, तो उसको आप अनकाउंटेबल बोल पाओगे, या उसको आपको अनकाउंटेबल बोलना पड़ेगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनाइट सेट देखो, ये जो फाइनाइट सेट हमारे पास है, फाइनाइट सेट अगर कोई है तो उसको हम काउंटेबल सेट बोलेंगे। तो जो ये बी वाला सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ये सेट काउंटेबल है क्योंकि ये हमारे पास S4 के सिमिलर है, और जो S4 के सिमिलर होगा तो काउंटेबल कहलाएगा। सिमिलरली इन्फिनाइट सेट में जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है ये भी काउंटेबल होता है, इंटीजर का सेट भी काउंटेबल होता है, होल नंबर का सेट भी काउंटेबल होता है, रैशनल नंबर का सेट भी काउंटेबल होता है। आगे रैशनल नंबर्स को हम काउंटेबल प्रूफ करेंगे, ठीक है। काउंटेबल प्रूफ करना अपने आप में अलग अलग है, बहुत सारे टूल्स होते हैं काउंटेबल क्लेम करने के लिए, उसको देखेंगे। उसके बाद देखो जो ये रियल नंबर का सेट आ गया, ये सेट अनकाउंटेबल होता है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये भी अनकाउंटेबल होता है। पावर सेट ऑफ n क्रॉस n मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो n क्रॉस n, उसका पावर सेट ले लो, वो भी एक अनकाउंटेबल सेट होता है। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी एक अनकाउंटेबल सेट होता है। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं अनकाउंटेबल सेट्स के, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये बात करी है। तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल, ये चारों काउंटेबल निकले और बाकी के ये चारों कैसे निकले? अनकाउंटेबल। डायरेक्टली कैसे बोल पाया, ध्यान से बात सुनना, इनको मैं काउंटेबल क्लेम कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने काउंटेबल की डेफिनेशन लगाई, 1 1 ऑन टू फंक्शन मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा, आगे देखेंगे, और इनमें नहीं मिलेगा। चलो एग्जाम्पल्स देख लिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैंटर थ्योरम। कैंटर थ्योरम अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसके आने से काउंटेबिलिटी की रुख ही बदल गई। ये काउंटेबल सोचने का हमारा दिमाग में नज़रिया ही बदल गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आए और हम क्लेम कर पाए कि ये सेट काउंटेबल है, ये सेट काउंटेबल नहीं है। तो कैंटर थ्योरम इसमें काफ़ी हेल्प करती है। अब कैंटर थ्योरम होती क्या है इसको देख लेते हैं। तो कैंटर थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि इसी का यूज़ कैंटर थ्योरम के प्रूफ में होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने एक सेट ए कंस्ट्रक्ट करा जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स लिए ए बी सी। फिर मैंने इसी सेट का पावर सेट बनाया। पावर सेट के अंदर हमें इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो इस ए सेट के सबसेट्स यही होंगे, सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी और 5। टोटल 3 एलिमेंट्स थे यहाँ पे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आए पावर सेट के अंदर? 8 एलिमेंट्स आए। अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब मैंने इस ए सेट को यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसके पावर सेट को मैंने ये इस वाले सेट के अंदर लिख दिया। अब अगर मैं इस ए सेट से इसके पावर सेट के अंदर, ये सेट है ए, ये सेट है पावर सेट ऑफ ए, अगर मैं यहाँ से एक फंक्शन f बनाना चाहूँ तो फंक्शन तो बन जाएगा, नो डाउट फंक्शन बन जाएगा कि हर एलिमेंट को आप किसी ना किसी मैप कर दो। सपोज मैंने ए को इससे मैप कर दिया, बी को इससे मैप कर दिया, सी को इससे मैप कर दिया, नो डाउट फंक्शन बन गया। पर बात कहने की ये है कि आप कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं बना पाओगे। इस ए सेट से पावर सेट ऑफ ए में कभी भी आप कैसा फंक्शन नहीं बना पाओगे? ऑन टू फंक्शन कभी भी नहीं बना पाओगे। अब जब ये सेट फाइनाइट होते हैं ना, ए और बी, जब ए सेट फाइनाइट होता है तो पावर सेट वाला जो सेट बनता है वो भी फाइनाइट ही होता है। तो उस दौरान हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है पता लगाने में कि फंक्शन ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। साफ साफ दिख रहा है नहीं बनेगा, क्योंकि पावर सेट के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो अगर इस सेट के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो
कुछ ना कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे जो मैप नहीं हो पाएंगे, फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। पर ये हम फाइनाइट तक सीमित थे, पर क्योंकि हमने ये भी पढ़ लिया कि इनफाइनाइट सेट जैसी चीज़ें भी होती हैं, तो इनफाइनाइट सेट्स के अंदर हम कैसे क्लेम करें, कैसे बता पाएँ कि किसी सेट से उसके पावर सेट्स में ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाएगा। फाइनाइट में तो ऑब्वियस दिख रहा है, पर इनफाइनाइट का हम कुछ बोल नहीं सकते। तो उसी के लिए कैंटर साहब आए और उन्होंने अपनी थ्योरम दी। तो पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ बता दी आपको, यहाँ देख लो कि अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके पावर सेट के अंदर 2n एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन मिला मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था। इस एग्जाम्पल से बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि किसी सेट से उसके पावर सेट में ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता। फाइनाइट सेट में ऑब्वियस है, इनफाइनाइट सेट्स में हम प्रूव करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको मैं कुछ ऑब्जर्वेशन यहीं से दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ए सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट लेते हो, सपोज आपने 3 एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, इन तीनों में से आप कोई भी एलिमेंट लो, वो एलिमेंट राइट साइड वाले में जो जिनसे मैप हो रहे हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो ये एलिमेंट आपको जो जिस एलिमेंट से मैप हो रहा है उस सेट के अंदर ये एलिमेंट होगा या ये एलिमेंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले में ए को मैंने बी से मैप करा, तो ए जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, बी जो है वो ए बी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बी के अंदर मतलब बी जो है वो इस ए और बी सेट के अंदर आ रहा है। सी को मैंने मैप करा है ए बी सी से, तो सी जो है वो ए बी सी के अंदर आ रहा है, तो सी ए बी सी से बिलोंग कर रहा है। तो मतलब 2 ही कहने की चीज़ें हैं कि कोई भी एलिमेंट उठाओगे या तो वो उस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ भी देख लो ऑब्जर्वेशन में कि ए जो एलिमेंट मैंने यहाँ से पिकअप करा वो सिंगलटन ए से बिलोंग कर रहा है फर्स्ट वाले से, ठीक है। वो सिंगलटन बी से बिलोंग नहीं कर रहा, वो सी से बिलोंग नहीं कर रहा, वो ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब एलिमेंट्स जो हैं ए सेट के वो अपनी इमेज से बिलोंग कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ए जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे बी कर रहा है, सी भी कर रहा है। तो या तो करेंगे या नहीं करेंगे, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एलिमेंट्स अपनी इमेज से बिलोंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो ए से बिलोंग कर रहा है, ए बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम कैंटर थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो देखो कैंटर थ्योरम क्या बोलती है, पहले मैंने उसको डिफाइन करके यहाँ पे लिख दिया। तो कैंटर थ्योरम का ये कहना है देयर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू इट्स पावर सेट। किसी भी सेट से देयर इज नो ऑन टू फंक्शन फ्रॉम अ सेट टू इट्स पावर सेट। किसी भी सेट से उसके पावर सेट में आप ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। इसी को प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखो प्रूव करने के लिए हम लोग सहारा ले रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का। मतलब हम कुछ मान के चलेंगे और आगे प्रूफ कर दें कि हमने कहीं गलती करी है, तो हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए से लेकर पी ए में एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो अगर मैंने ए से पी ए में एक फंक्शन डिफाइन करा, तो अगर कोई भी एलिमेंट एक्स लूँ जो ए से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी जो इमेज है एक्स की जो इमेज है एफ एक्स, वो पावर सेट के अंदर ही जाएगी, क्योंकि फंक्शन ए से पी ए में है। तो एफ एक्स पी ए से बिलोंग करेगा। पर पी ए का मतलब था ए के पावर सेट्स। पी ए के अंदर जो ए एलिमेंट्स थे उन्हीं के सबसेट्स आ रहे थे। इसका मतलब जो भी एलिमेंट होगा, एक्स की जो भी इमेज होगी, वो एक्चुअल में ए का ही सबसेट होगी। ए वाला सेट जो है यहाँ पे इसी का सबसेट होगी, तो एफ एक्स ए का सबसेट होगा। अब इसके बाद मैं अलग से एक सेट एक्स कैपिटल एक्स डिफाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं ए वाले सेट के जो खुद से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए कुछ अलग तो करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे हमने एक कैपिटल एक्स सेट कंस्ट्रक्ट करा अपने आप से, जिसके अंदर हमने उन एलिमेंट्स को पकड़ा जो अपनी इमेज से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पीछे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि कुछ एलिमेंट्स थे जो खुद से बिलोंग कर रहे थे इमेज में, और कुछ एलिमेंट्स खुद की इमेज से बिलोंग नहीं कर रहे थे। तो आप उन एलिमेंट्स को लेके आओ जो खुद के एलिमेंट्स खुद की इमेज से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। ऐसा एक्स हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे हमेशा, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी हैं एलिमेंट्स के पास, या तो वो आएंगे या तो नहीं आएंगे। तो हम उनको ले रहे हैं जो नहीं आएंगे, उन वाले एक्स को ले रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो एक्स सेट है ये भी एक सेट ही होगा और ये ए का सबसेट होगा। एक्स जो है वो ए का यहाँ पे सबसेट होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई? क्योंकि इस एक्स सेट के अंदर ए सेट के ही एलिमेंट्स हैं। तो अगर ए सेट के ही एलिमेंट्स हैं तो वो डेफिनेटली ए का तो सबसेट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जिस सेट के अंदर ए सेट के ही एलिमेंट्स होते हैं वो ए सेट का तो सबसेट बन ही जाता है।
अब यहाँ पे अगर x a का सबसेट है तो x पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा, क्योंकि a के जो भी सबसेट्स होते हैं वो पावर सेट के अंदर ही आते हैं। तो x सेट भी क्या होगा, पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करेगा। यहाँ तक तो मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत है। हमने क्या करा, फिर से सुन लो। पहले मैंने a सेट से पावर सेट ऑफ a में एक फंक्शन बनाया, फिर मैंने x के अंदर का एक एलिमेंट लिया x, अगर वो a सेट में है तो उसकी इमेज पावर सेट में आएगी, पर क्योंकि इमेज जो है वो a के ही सबसेट्स हैं तो वो इमेज जो होगी वो a का ही सबसेट होगी। फिर मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन सेट x डिफाइन करा जिसके अंदर उन एलिमेंट्स को लिया जो खुद के इमेज से बिलोंग नहीं कर रहे थे। ले सकते हैं बिल्कुल ऐसा। अब ये जो x सेट आएगा ये a का ही सबसेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिए गए हैं वो a सेट से ही लिए गए हैं, तो x a का सबसेट ही होगा। अब इसका मतलब क्या है, अगर x a का सबसेट है और जितने भी सबसेट्स होते हैं वो किस सेट में जाते हैं, पावर सेट ऑफ a में ही जाते हैं। तो अगर x a का सबसेट है तो x पावर सेट ऑफ a से ही बिलोंग करेगा, नो डाउट। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आगे देखते हैं। अब हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड एज्यूम कर रहे हैं। अभी तक हमने कहीं भी कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ नहीं लिया। अब हम पहली बार एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम। अब हम एज्यूम करने जा रहे हैं कि फंक्शन ऑन टू है। हमें दिखाना यह है कि कोई भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिल पाएगा सेट्स ए से उसके पावर सेट में। पर अब हम उल्टा एज्यूम कर रहे हैं। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कि फंक्शन ऑन टू है। नाउ वी आर एज्यूमिंग दैट फंक्शन इज ऑन टू। अच्छा, ऑन टू होने से क्या होगा, इसका आगे देखते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि हर एलिमेंट की पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाएगी ए सेट के अंदर। तो क्योंकि एक्स सेट जो था वो ए सेट, एक्स जो था वो पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है। ध्यान से बात सुनो, ये जो एक्स सेट है वो पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है। अगर ये पावर सेट ऑफ ए में आ रहा है तो ये किसी ना किसी एलिमेंट्स की तो इमेज रहा होगा ना। ये एक्स सेट जो है वो किसी ना किसी की तो इमेज रहा होगा, क्योंकि हम फंक्शन को ऑन टू मान के चल रहे हैं। तो बस उसी को आगे बताने जा रहा हूँ कि अब क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो एक अल्फ़ा मिलेगा ए सेट के अंदर जिसकी इमेज, अल्फ़ा की इमेज एक्स होगा, बिल्कुल, क्योंकि एक्स पावर सेट का सबसेट था तो किसी अल्फ़ा की तो इमेज होगा ना, जहाँ अल्फ़ा ए से आ रहा होगा। ठीक है, अब अल्फ़ा ए से आ रहा है और एफ अल्फ़ा एक्स में। अब देखो कितनी मज़ेदार बात, एक एलिमेंट अल्फ़ा है ए सेट का जिसकी इमेज जो है वो एक्स सेट है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो एलिमेंट एक्स से बिलोंग करेगा, या तो एलिमेंट्स खुद की इमेज से बिलोंग करेगा, या तो वो बिलोंग नहीं करेगा। तो देखो यहाँ मैंने दो केस बना दिए। पहला केस, या ये अल्फ़ा जो है वो एक्स से बिलोंग करेगा या वो अल्फ़ा एक्स से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि अल्फ़ा ए का एलिमेंट है, एक्स जो है वो ए के ही सबसेट्स है। तो कोई भी एलिमेंट अपने सबसेट के अंदर आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो अगर अल्फ़ा एक्स में हुआ, दो केस देखो। पहला, अगर अल्फ़ा मान लो एक्स में है, अल्फ़ा अगर एक्स में है तो एक्स के अंदर कौन एलिमेंट आते हैं, एक्स सेट के अंदर हमने स्टार्टिंग में ही कंस्ट्रक्ट करा कि एक्स सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आते थे जो खुद की इमेज से बिलोंग नहीं करते। तो क्योंकि अल्फ़ा एक्स में आ रहा है इसका मतलब अल्फ़ा अपनी इमेज से बिलोंग तो नहीं करेगा, अल्फ़ा डजंट बिलोंग टू एफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा एफ अल्फ़ा में बिलोंग नहीं कर रहा है, और एफ अल्फ़ा देखो किसके इक्वल है ऊपर, एक्स के। तो यहाँ पे एफ अल्फ़ा की जगह एक्स रख दो, तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा डजंट बिलोंग्स टू एक्स। अरे भाई ये क्या हो गया, ऊपर तो बोला अल्फ़ा एक्स में है और यहाँ पे क्या दिख गया हमें कि अल्फ़ा एक्स में नहीं है। चलो हम मान लेते हैं, मान लो ये गलत रहा हो, कुछ दूसरा देखते हैं। सपोज़ ये जो अल्फ़ा था फर्स्ट केस में तो एक्स में था, अब मान लेते हैं कि मान लो अल्फ़ा एक्स में नहीं है। अब अगर अल्फ़ा एक्स में नहीं है इसका क्या मतलब है, अल्फ़ा एक्स में नहीं है मतलब अल्फ़ा जो है वो अपनी इमेज से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट खुद से बिलोंग नहीं करते हैं वो एक्स में होते हैं, जो एलिमेंट एक्स में है वो खुद से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अब अगर वो खुद से बिलोंग कर रहा होगा तो एक्स में तो नहीं होगा, ये बात तो कन्फर्म है। वही मैंने लिखा है कि अगर मान लो अल्फ़ा एक्स में नहीं है मतलब अल्फ़ा एफ अल्फ़ा से बिलोंग कर रहा हो। अब अल्फ़ा एफ अल्फ़ा एक्स के इक्वल है तो एफ अल्फ़ा की जगह एक्स रख दो, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ बोल रहे हैं कि अल्फ़ा एक्स में है, यहाँ बोल रहे हैं अल्फ़ा एक्स में नहीं है, मतलब यहाँ बोल रहे हैं नहीं है अल्फ़ा एक्स में, यहाँ बोल रहे हैं अल्फ़ा एक्स में है। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ तुम बोल रहे हो नहीं है डजंट बिलोंग, और यहाँ बोल रहे हो बिलोंग, यहाँ बोल रहे हो बिलोंग, यहाँ बोल रहे हो डजंट बिलोंग। भाई कहना क्या चाहते हो, है या नहीं है। तो बस यही हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया। मतलब हमने जो माना था ये कॉन्ट्रडिक्शन कब आया, इस अल्फ़ा के चक्कर में। और ये अल्फ़ा कब आया, अल्फ़ा का एग्जिस्टेंस तब क्लेम हुआ जब हमने ये माना कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है। लिखा था ना फंक्शन ऑन टू है, तभी तो एक अल्फ़ा मिला हमें जो किसी एक्स की इमेज होगा, मतलब इस अल्फ़ा की इमेज वो एक्स होगा। इसका मतलब हमारा मानना कि फंक्शन ऑन टू है ये गलत है, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब फंक्शन, हमारा एजम्पशन गलत है, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो बस यही कैंटर थ्योरम का प्रूफ है। यहाँ पे लिखेंगे आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, लिख देना आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमारा एजम्पशन गलत है, इस वजह से फंक्शन ऑन टू नहीं होगा।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम कैंटर थ्योरम हमने डिस्कस कर ली है। कैंटर थ्योरम ये बोलती थी कि किसी भी सेट से उसके पावर सेट में आप ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते हो, ठीक है, किसी भी सेट से उसके पावर सेट में आप ऑन टू फंक्शन तो नहीं बना सकते हो। अब आप देखना इसके आगे कैंटर थ्योरम के क्या क्या रिजल्ट है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, मज़ा आएगा देख के, ठीक है। चलो, ये आपके सामने है जॉर्ज कैंटर साहब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।